हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर से करंट अफेयर्स डिकोडेड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लास में या इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी जैसे आपका पीआईबी है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है और चाहे आपका द हिंदू है, तो उससे जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, ठीक है, जैसे हमारा द हिंदू का एनालिसिस होता है सुबह 8 बजे करीब, ठीक है, उसी हिसाब से आप देखो द हिंदू वाली क्लास में तो सिर्फ आपका द हिंदू कवर होता है, बट बाकी जो आपके पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस वगैरह होती हैं वो मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करती हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आज के हम देखें, ठीक है, वो है आपके, एक तो देखिए पहला टॉपिक रहेगा आपका वन स्टॉप सेंटर स्कीम का, उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर योर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, व्हाइट फ्लाइज, ठीक है, और भी आपके एक दो टॉपिक्स है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें सो दैट आप लोगों का जो एग्जाम है वो इससे काफी इजी हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट आप लोगों को पता होगा कि रेगुलरली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम से रेलेवेंस रखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर जो ये वीडियो है, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम है वेल एंड गुड, अगर टेलीग्राम नहीं है तो डू वन थिंग, डाउनलोड टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम को डाउनलोड करो एंड वहां पर आप लोग सर्च करो स्टडी आईएएस को, स्टडी आईएएस ऑफिशियल को सर्च करोगे आप तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोगों को उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है एंड देन यू आर एबल टू लाइक यहाँ से आप पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो सुबह की जो द हिंदू वाली क्लास होती है 8 बजे वाली, उसका भी पीडीएफ मैं शेयर कर देती हूँ। और रही बात आपकी इस वाली क्लास की, तो ये भी आपका जो पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाता है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ना पहला जो टॉपिक है आपको ये बात कर रहा है कि इंटरनेशनल डे फॉर योर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखिए अभी क्या है कि इंटरनेशनल डे मनाया जाता है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ठीक है। तो बेसिकली ये मनाया जाता है हमेशा 22 तारीख को, 22 ऑफ मई को हमेशा हर साल यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर योर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, ठीक है। और डाइवर्सिटी आप लोगों को पता है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अभी जिस हिसाब से यहाँ पे कोविड की सिचुएशन आ गई उस टाइम पे आप लोगों को पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ों को कम मत करो, है ना, पेड़ों को कम मत करो। जो डाइवर्सिटी है उसको इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर थ्रेटन ना किया जाए। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है 1993 में प्रोक्लेम किया था इसने 22 ऑफ मई को एज योर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक तरीके से ये क्यों लेकर आए, ये इसीलिए लेकर आए ताकि यहाँ पे लोगों के मध्य में अवेयरनेस बचे, अवेयरनेस हो, ठीक है। और इस अवेयरनेस के साथ जितने भी आपके बायोडाइवर्सिटी वाले इश्यूज हैं, सो दैट पीपल शुड बी अवेयर कि भैया ये इश्यूज हैं एंड वी शुड मेंटेन पर्टिकुलर हार्मनी अपने नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली रहना है, ना कि पेड़ काटने, इतना क्रूर भी नहीं बनना। ओके, उसके बाद जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है बेसिकली इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया जो पीरियड था आपका 2011 से लेकर 2020 का एज द यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ताकि प्रमोट कर सके इम्प्लीमेंटेशन को एक स्ट्रैटेजिक प्लान लाने की यहाँ पे बात करी गई कि भैया स्ट्रैटेजिक प्लान लाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी पे एंड इट्स ओवरऑल विजन ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। तो करीब इसको डिक्लेयर कर दिया गया आपके 2021 से 2030 तक जो आपका यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंसेज है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड योर यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के द्वारा 2021 का अगर हम थीम देखें, यानी कि इस साल का जो थीम है वो थीम ये है कि वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, वी ऑल आर दी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 2020 थीम। तो 2020 का जो थीम था वो था आपका आर सोल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है, अ सोल्यूशन इज आर इन नेचर। और आज अभी का जो आपका थीम है वो थीम है वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है उसका हम एक पार्ट है, तो हम सब जितने भी लोग हैं
ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम उसी के साथ क्रूर हो जाएंगे जहां हम रह रहे हैं, देखो जैसे क्या होता है अपने घर में, कहते हैं ना अपने घर में आप लोग चीजों को तोड़ते फोड़ते नहीं हो, क्योंकि एक एक करके उन चीजों को आप सहेजते हो, उसी हिसाब से है हमारा नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज मानता है, ठीक है, सम बिलीव इन साइंस एंड सम बिलीव दैट देयर इज अ गॉड, और सब यही कहते हैं कि जो नेचर है वो भगवान ने बनाया, तो देखो भगवान ने भी हर एक चीजें सहेज सहेज के रखी हैं, तो फिर भगवान की चीजें क्यों तोड़ रहे हो, है ना, तो वही सारी चीजें हैं। So this serves as the reminder that biodiversity remains the answer to several sustainable development challenges। जो अभी हमें इतनी सारी विपदाएं देखने को मिल रही हैं, वो सारी यही सब है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। पहला देखो यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बेसिकली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि कंजर्व करती है बायोडाइवर्सिटी को, दैट हैज बीन इन फोर्स सिंस 1993 एंड इंडिया इज अ पार्टी टू कन्वेंशन, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली इस कन्वेंशन में है, ठीक है। जो ये कन्वेंशन है आपकी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है पब्लिक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को विद द नॉलेज एंड द टूल्स जो कि इनेबल करते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस टुगेदर। ओके, सो इंडिया इज द मेंबर ऑफ कन्वेंशन, तो इंडिया इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का एक मेंबर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ये जो टर्म है ये टर्म आपका डिस्क्राइब करता है enormous variety of life को on the earth and it can be used more specifically to refer to all the species in one region। अब देखो एक रीजन में जैसे मान लो एक पॉन्ड है, ठीक है, उस तालाब में आपकी मछलियां भी होंगी, पेड़ पौधे भी होंगे, सारी चीजें हैं, तो ये क्या है कि वहां का इकोसिस्टम है, वहां का क्या है इकोसिस्टम है, जो हर जगह मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है, वहां का कोई स्पेसिफिक स्पीशीज है, सारी चीजें हैं, वहां पे मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें, ये क्या है इकोसिस्टम है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेफर करती है हर उस जीवित चीज को, यानी कि हर एक लिविंग बीइंग को, इंक्लूडिंग योर प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सो it is often understood in terms of wide variety of plants, animals and microorganisms, but it also includes genetic differences within each species। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमें समझ में आता है कि जो टर्म है आपके वाइड वैरायटी का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बट ये यहाँ पर इंक्लूड करता है जेनेटिक डिफरेंसेस को भी हर स्पीशीज के अंदर। ओके, कंसर्न्स क्या क्या है, देखो जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड है नेचर के लिए, बेसिकली क्या है, इन इट्स फ्लैगशिप जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है 2020 की, वो यहाँ पे वार्न करती है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन क्यों हो रही है, सबको ये बात पता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी इस चीज का भी एक रिविलेशन हुआ, मतलब एक रिवील करी गई एक बात कि जो ग्लोबल स्पीशीज है हमारी, तो ग्लोबल स्पीशीज का लॉस हो रहा है करीब आपका 68% एंड it is in less than 50 years, a catastrophic decline never seen before। All right, उसके बाद देखो नीड क्यों है हमें कंजर्वेशन की। देखो कंजर्वेशन की नीड तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमें कंजर्व करके रखना है सारी चीजों को। इससे क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम बूस्ट हो जाएगी, जहां पे हर स्पीशीज है, नो मैटर कितनी छोटी स्पीशी हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, पर आपकी जितनी भी स्पीशीज हैं दे ऑल आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हर प्राणी, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा सब जरूरी है। एक लार्ज नंबर है आपके प्लांट स्पीशीज का, मींस अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंश्योर्स नेचुरल सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। ओके, सो हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड शुड कंजर्व इट सो एज टू मेंटेन द फूड चेन, ताकि ये जो फूड चेन है वो आपकी मेंटेन रहे और जो डिस्टर्बेंस है हमारा फूड चेन में वो अफेक्ट ना करे होल इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को वो अफेक्ट यहाँ पर ना करे। ओके, तो यही सारी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है, जिसके तौर पे हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से खत्म ना करें।
ऑलराइट, तो ये आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक, तो आपके एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो बात हो गई थी कि बाहरी इनिशिएटिव जो जो लिए गए थे। अब इंडिया में हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव देखिए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स आए थे 2017 में, फिर आया आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, एंड 1972 में था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ओके, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को करके रखना है मेंटेन, ठीक है, अदरवाइज हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे कि अभी चुका रहे हैं कोविड के टाइम पे, सेकेंड वेव में अच्छों को यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ने क्या हालत कर दी है इंसान की। पता चल रहा है आज की ऑक्सीजन कितनी जरूरी है ना, पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं। अगर ना हो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो, अर्बनाइजेशन होता रहे, तो किस तरीके से यहाँ पे चीजें, कैसी हालत हो जाएगी आपकी, हेल्थ ही एकदम बेकार हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब देखो, अगला यहाँ पे टॉपिक है आपके व्हाइट फ्लाइज का, ठीक है। अब ये व्हाइट फ्लाइज क्या है ये देखिए, देखो व्हाइट फ्लाइज जो है ना, दे आर वन ऑफ द टॉप 10 डिवास्टेटिंग पेस्ट, ठीक है। टॉप 10 जो आपकी डिवास्टेटिंग पेस्ट हैं उनमें से ये आती हैं, और ये बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। ये जो स्पीशी है आपकी, सो बेसिकली ये जो आपकी व्हाइट फ्लाइज हैं, ये जो आपकी करीब मोर देन 2000 प्लांट स्पीशीज को यहाँ पर खत्म कर चुकी हैं, इतनी ज्यादा घातक हैं ये व्हाइट फ्लाइज। और कॉटन तो इनका एक प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है इन्हें कॉटन। कॉटन के लिए तो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट क्रॉप्स बाय white flies, and as 2/3 of the cotton crop was destroyed by the white flies in Punjab। तो पंजाब में 2015 में करीब 2/3 आपकी जो कॉटन क्रॉप थी वो पूरी आपकी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी इन व्हाइट फ्लाइज द्वारा। देखो कितनी छोटी छोटी हैं, पर ये क्या स्थिति कर देती हैं, ठीक है। तो अभी ये हाल फिलहाल में हमारे न्यूज में आई थी, हमारे साइंस एंड टेक के पोर्शन में आई थी द हिंदू के, इसीलिए यहाँ पर हो जाती हैं ये इंपॉर्टेंट, तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नीड फॉर डेवलपमेंट, अब देखो डेवलपमेंट क्या है। इवन दो जो आपका बीटी कॉटन है, इट इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन एंड प्रेजेंट इन द मार्केट फॉर फार्मर्स यूसेज, तो इट इज रेजिस्टेंट टू 2 पेस्ट ओनली एंड नॉट रेजिस्टेंट टू व्हाइट फ्लाइज। ओके, फिर रही बात कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जो लीफ है वो एक्सट्रैक्ट करती है यहाँ पे एडिबल फर्न टेक्टारिया मैक्रोडोंटा, जो कि कॉज करता है यहाँ पे टॉक्सिटी टू योर व्हाइट फ्लाई। उसके बाद ये वर्क करता है अगेंस्ट योर व्हाइट फ्लाइज, बट इट इज सेफ फॉर एप्लीकेशन ऑन द क्रॉप प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी क्रॉप्स को सेव कर सकता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, देखो जो व्हाइट फ्लाइज है आपकी वो फीड होती है ऑन डोजेस ऑफ योर इंटेस्टिसाइडल प्रोटीन ऑफ टेक्टारिया मार्कोडोंटा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है विद द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, और उसके बाद जो व्हाइट फ्लाइज है वो सफर करती है फ्रॉम अ वेरी पुअर एग लेइंग एबनॉर्मल एग्स निम्फ से, और यहाँ पे जो लार्वा डेवलपमेंट है वो, और पुअर ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है फ्लाइज की इसकी वजह से। ओके, फिर यहाँ पे देखो जो टारगेट है और जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है कि जो टेक्टारिया मैक्रोडोंटा है बेसिकली फाउंड होता है टू बी इनइफेक्टिव ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर ही इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इनइफेक्टिव रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्लियरली ये दिखाया जाता है कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्पेशली टॉक्सिक रहता है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लाई के लिए, बट किसी और इंसेक्ट को ये यहाँ पर हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है। और इसके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, ये है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। ओके, अगला आपका टॉपिक है, ये बात कर रहा है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। अब वन स्टॉप सेंटर स्कीम आखिर में है क्या, देखिए जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन्होंने असिस्टेंस प्राप्त कर दी है, मतलब दे दी है आपके करीब 3 लाख वुमेन्स को अब तक यहाँ पर 3 लाख महिलाओं को ये पर्टिकुलर असिस्टेंस प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं। देखिए जो आपका वन स्टॉप सेंटर है बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसी है,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, एड्रेस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वायलेंस होती है जो कि हमें महिलाओं के प्रति देखने को मिलती है। ठीक है, अभी आपकी लॉकडाउन के समय में देखा, आपको पता होगा कि कितना ज्यादा हमें जो वायलेंस देखने को मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के प्रति ही यहाँ पर लोगों की निकली थी। सिर्फ वही होती है, एक मतलब इतना हल्का समझ लिया जाता है वुमेन्स को कि आप कुछ भी करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इट इज अ सब स्कीम ऑफ अम्ब्रेला स्कीम फॉर नेशनल विजन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, और इसमें इंक्लूड किया जाता है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है, दिस विल बी एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री, ताकि यहाँ पे प्रोवाइड कर सके हम इंटीग्रेटेड सपोर्ट, एक सपोर्ट दे सके महिलाओं को, असिस्टेंट दे सके। ठीक है, एक छत के नीचे अगर वुमेन है, वो अगर किसी भी तरह से प्रताड़ित हो रही है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक स्पेसेस में हो, कहीं पे भी हो, पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, फंडिंग की बात करें तो देखो, स्कीम इज जो स्कीम को फंड किया जा रहा है वो निर्भया फंड जो है आपका, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करीब यहाँ पर 100% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त कर रही है। ठीक है, दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, जो कि इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऑडिटिंग की बात करें तो देखो, ऑडिट विल बी डन एज पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी नॉर्म्स हैं, सोशल ऑडिट वगैरह हैं, दे विल आल्सो बीन अंडरटेकन बाय द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ओके, फिर यहाँ पे देखो सर्विसेज अगर देखी जाए तो देखो सर्विसेज क्या क्या मिलती है यहाँ पे। तो देखो, जो वन स्टॉप सेंटर है आपका, दिस विल बी इंटीग्रेटेड विद वुमेन हेल्पलाइन, ताकि यहाँ पे प्रोवाइड कर सके फॉलोइंग सर्विसेज को। सबसे पहली, इमरजेंसी रिस्पांस रेस्क्यू सर्विसेज मिलती हैं। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंस मिल जाता है। असिस्टेंस मिलता है वुमेन्स को ताकि वो FIR अपनी लॉन्च करा सकें। उसके बाद जो एक मतलब साइको सोशल सपोर्ट होता है, काउंसलिंग होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि महिलाएं इन सारी चीजों से मेंटली बहुत इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, शारीरिक प्रताड़ना तो मिलती है, पर मेंटल बहुत ज्यादा मिलती है। उसके बाद जो लीगल एड है, काउंसलिंग है, शेल्टर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है, ये सारी चीजें यहाँ पर महिलाओं को ये सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, और इससे क्या है कि महिलाएं देखो, अगर हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे तो उसी से हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर ये खत्म तो आने वाला फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो वुमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो ना हो तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। चलिए, नीड क्या है भैया, देखो नीड ये है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है ना, तो बेसिकली इट इज अ ग्लोबल हेल्थ ह्यूमन राइट्स है, ये डेवलपमेंट इशू है जो कि ट्रांसेंड करता है यहाँ पे ज्योग्राफी को, क्लास को, कल्चर को, एज को, रेस को, रिलीजन को, और इफेक्ट करता है हर उस कम्युनिटी को जो कि कंट्री में कहीं ना कहीं बसती है, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बसती है। चाहे किसी भी कंट्री को ले लो, ये हर किसी की बात है कि नहीं। महिलाएं हमेशा आगे हैं, आगे थी और आगे ही रहेंगी। तो इंडिया में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हमें देखने को मिलती है, दे हैव मेनी मैनिफेस्टेशंस। पहली देखो, डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, रेप भी होते हैं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि डाउरी है, ऑनर किलिंग हो रही है, एसिड अटैक हो रहे हैं, विच हंटिंग होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, है ना, चाइल्ड मैरिज हो रही है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, सती प्रथा होती थी। सती प्रथा सबको पता है, राजा राम मोहन रॉय जी ने इसको पूर्ण तरीके से यहाँ पे अबॉलिश करवाया था। अदरवाइज अगर यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो महिलाओं को भी, पहले तो देखो क्या होता था कि पहले महिलाएं वॉलंटरी खुद से ऐसा करती थी। ठीक है, उनकी कंसेंट होती थी, बट वॉलंटरी भी करो तो भी गलत है, हर तरीके से गलत है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी एक तरीके की हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, जिनसे वुमेन्स को यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, और ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की इक्वलिटी नहीं दिखाती। ठीक है, अगर कोई महिला मर जाती है तो क्या उसके जो हस्बैंड है उसको बोला जाता है कि तुम भी जाके सती हो जाओ? नहीं बोला जाता ना उसको। तो फिर यहाँ पर महिलाओं को ही क्यों? तो वही सारी चीजें हैं कि इंडिया इज ऑल्सो ग्रैपलिंग विद वायलेंस ड्यू टू इनइक्विटी in social life, more particularly in times of displacement and communal incidents. All right, तो यहाँ पे इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्कीम की जरूरत है, क्योंकि देखो महिलाएं आपकी कभी भी छुट्टी नहीं मांगती, महिलाएं आपकी हमेशा दबाई जाती हैं, हमेशा।
आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ वर्ग ऐसा है जहां पर महिलाओं को पूर्ण तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, पर अब तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर महिलाएं ना हो तो आपकी कहीं हद तक कहा जाता है ना कि इकोनॉमी भी आपकी महिलाओं की वजह से ज्यादातर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनका भी उसमें अधिकार है, ठीक है। इसीलिए तो वुमेन्स पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मेडल्स लेकर आती हैं, है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वुमेन्स के द्वारा यहाँ पे की जा रही है, तो उनकी सुरक्षा भी, उनके प्रति सोचना भी हमारा अधिकार है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है यॉन लोंगपिंग के बारे में। अब यॉन लोंगपिंग कौन? बेसिकली ये चाइनीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिनका यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू रहा है, किसमें? हाइब्रिड राइस में, ठीक है। और ये लेकर आए थे ये फूड सिक्योरिटी चाइना के अंदर, ट्रांसफॉर्म कर दिया था इन्होंने एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड। अभी इनकी डेथ हो गई है, ही वॉज 91 years old। Here you can see इनका नाम है युआन लोंगपिंग। अभी हाल फिलहाल में इनके बारे में हमने द हिंदू में पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इनके बारे में। जो आपकी युआन है, युआन इज सेलिब्रेटेड इन चाइना एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है। इनको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ताकि जो बेसिकली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना एग्रीकल्चर की तरफ, वो काफी ज्यादा यहाँ पे वास्ट था, इस वजह से इनको यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइटल दे दिया गया, फादर ऑफ योर हाइब्रिड राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1970 में इन्होंने डेवलप किया था पहली हाइब्रिड राइस कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको बोला जाता था नान यू। नंबर 2 थी आपकी ड्यू टू हेट्रोसिस, अ फिनोमेनन इन विच द प्रोजेनी ऑफ टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट पेरेंट्स ग्रो फास्टर, यील्ड मोर, ठीक है, यील्ड अच्छी होती है, रेजिस्ट होता है स्ट्रेस, बेटर देन आइदर पेरेंट, ठीक है। उसके बाद जो फार्मर्स थे आपके, फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टेक्निक। तो इनकी जो टेक्निक्स थी उससे क्या था कि वर्ल्ड में जगह जगह जहां पे भी फार्मर्स हैं उन्होंने इनकी टेक्निक ली, अडॉप्ट करी और उनको काफी बेनिफिट भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आपकी हाइब्रिड राइस थी ये स्प्रेड हो गई एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो सारी जगह ये यहाँ पर फैल गई थी, ठीक है। और लोगों ने इनकी टेक्निक से बहुत बेनिफिट उठाया। अब यहाँ पे हाइब्रिड राइस वेराइटी क्या है? देखो हाइब्रिड राइस रेफर करता है सिलेक्शन ऑफ टू राइसेस वेराइटी, ठीक है। दो राइस की वेराइटी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 1 और 2, ठीक है, जो कि यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट होती है। देखो ये है X, ये है Y, ठीक है, X और Y है, दोनों अलग अलग है और एट द सेम टाइम दे एक्सीलेंट ट्रेट्स कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों की एक्सीलेंट ट्रेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स है विद हेट्रोसिस इज हाइब्रिड राइस, ठीक है, ये आ जाती है फिर आपकी हाइब्रिड राइस। ऑलराइट, सो विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस दिस इज योर पर्टिकुलर हाइब्रिड राइस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, चलिए अब देखो यहाँ पे बात हो रही है आपके साइक्लोन यास के बारे में। अब ये जो नाम है यास, ठीक है, अभी एक साइक्लोन आया था उसका नाम था ताउती, ताउती था ना, ताउती, तो ताउती तो गया और यश चोपड़ा आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नया साइक्लोन आ रहा है, ये आ रहा है आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ, बीओबी की तरफ, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा है ये साइक्लोन। तो बेसिकली साइक्लोन ताउती आपको बहुत ही ज्यादा सिवियर साइक्लोन रहा था, जिसका जो स्टॉर्म था वो आपका अरेबियन सी में बना था और काफी हद तक गुजरात में लैंडफॉल हुआ था। और ये बेसिकली आपका अगर देखा जाए 130 सालों में हुआ है और इन लेस देन अ फ्यू डेज आफ्टर द लैंडफॉल ऑफ ताउती यहाँ पर पता चला कि भैया एक और स्टॉर्म आ रहा है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है यास, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखें हम तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लो प्रेशर एरिया जहां पर आपका जो बेसिकली साइक्लोन होता है वो फॉर्म होता है। तो अभी ये नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, फिर एडजॉइनिंग योर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, उसके बाद मई 22 तक ये यहाँ पर आ जाएगा। और अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हमारा जो IMD है यानी कि इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये पर्टिकुलर चीज कही गई है। फिर ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन यहाँ पे इंटेंसिफाई करेगा साइक्लोन को, मतलब जो डिप्रेशन है वो इंटेंसिफाई कर देता है इनटू अ साइक्लोन और मूव करता है नॉर्थ वेस्टवर्ड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, एंटर कर जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद उड़ीसा चला जाएगा मई 26 तक। उसके बाद करीब आपको ओवर 800 फ्लड और साइक्लोन शेल्टर्स जो हैं इस कोस्टल पॉकेट्स में आपको यहाँ पे
देखने को मिलेंगी, ठीक है। टू हाउस पीपल फ्रॉम द सी साइड विलेजेस इन उड़ीसा टू डील विद द साइक्लोन, ठीक है। और यहाँ पे जो उड़ीसा है आपका, उड़ीसा विल विटनेस अ प्री मॉनसून साइक्लोन फॉर द 3rd ईयर इन अ रो, ठीक है। अब तक आपकी 3 साल तक ऐसी चीजें चलती आ रही हैं। तो आपके आफ्टर अम्फान के बाद, अम्फान आया था आपका मई 2020 में, फानी आया 2019 में, ठीक है। एंड दिस इज एन इंक्रीमेंटल ट्रेंड जो कि उड़ीसा कोस्ट में चल रहा है। वो लोग वहां पे फेस कर रहे हैं प्री मॉनसून साइक्लोन्स को, जो कि आपके मई और अप्रैल के बीच में आ जाते हैं। जो मई और अप्रैल के बीच में आपके साइक्लोन्स आते हैं, वी कॉल देम प्री मॉनसून साइक्लोन्स, ऑलराइट। तो ये आपके 14 टाइम्स हो चुका है ऐसा, अगर देखा जाए 1804 से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है वो क्रिएट कर रहा है सिग्निफिकेंटली मोर साइक्लोन्स। तो यहाँ पे इतने सारे साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, ये देखते हैं। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वार्म पूल रीजन, देखो वार्म पूल रीजन तो है आपका बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और चीज है, बे ऑफ बंगाल इज स्लाइटली मोर लैंडलॉक, ठीक है। जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो थोड़ा सा ज्यादा लैंडलॉक है। कैसे? जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो उसको सराउंड करती हैं। अगर कंपेयर किया जाए अरब सागर से, अरब सागर नहीं है उतना लैंडलॉक जितना आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो वहां पे आपकी बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, जितनी भी साउथ ईस्ट वाली आ जाती हैं, ओके। उसके बाद क्या है, विच इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, एंड दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। इसकी वजह से क्या होता है कि सैलिनिटी जो है पानी की वो और बढ़ जाती है। तो जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल इज फेड बाय अ कांस्टेंट सोर्स। बेसिकली क्या है कि जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी इधर से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, तो उसका जो पानी है, अपना जो पानी ये लेकर आती हैं, उसको ये बंगाल की खाड़ी में डाल देती हैं। अब इससे क्या होता है कि ये बार बार रिफ्रेश होता रहता है। जो सरफेस है आपकी, वो यहाँ पे जो बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल की वार्म सरफेस है, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे राइज अप होती रहती है और मॉइस्चर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ रहता है। तो बेसिकली क्या है कि इसके हिसाब से जो आपका वार्म लेयर्स होती हैं पानी की, वो ठंडी लेयर्स से मिलने में असमर्थ हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है आपका हमेशा वार्म रहता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन के पास यहाँ पर एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है, जिससे क्या है कि वो यहाँ पे इजीली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपका इंडिया का मैप कुछ ऐसा है, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब सागर। तो यहाँ पर ताउती आ गया था, ऐसे 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 करके आया था, अब बे ऑफ बंगाल आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक नदी यहाँ पर आ रही है, एक नदी यहाँ पर आ रही है, दोनों आके अपना पानी इसमें एम्प्टी कर देती है। तो क्या है, वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है। वो जो गर्म आपकी लेयर्स हैं पानी की, वो ठंडे से नहीं मिल पाती हैं। इसकी वजह से क्या है, हमेशा गर्मी ही रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो साइक्लोन है आपका, साइक्लोन इजीली फॉर्म हो जाता है, लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द शेप, जो शेप है आपकी, जो लैंड है आपके बे ऑफ बंगाल के आसपास, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विंड्स हैं, विंड्स आर स्लोअर, ठीक है, एंड वीकर ओवर द ओशन एंड दे आर रेडी टू स्पिन। तो यहाँ पे क्या होती है, जो विंड्स हैं वो स्लोअर होती हैं, वीकर होती हैं, और यहाँ पे स्पिन करने के लिए यानी कि गोल 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 घूमने के लिए रेडी रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर एक्सपर्ट्स की माने हम, तो जो बे ऑफ बंगाल है, इट ऑल्सो गेट्स मेनी रेमिनेंट्स ऑफ टाइफून्स इन पैसिफिक ओशन एंड दे केम एज लो प्रेशर एरिया इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड ग्रो इनटू साइक्लोन्स ड्यू टू आइडियल कंडीशन। तो ये देखो, ये इंडिया का मैप है आपका, तो ये नीचे की तरफ आप लोग देख रहे हो, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरेबियन सी वर्सेस योर बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी को अगर हम देखें तो अरेबियन सी अर्लियर आपकी जनरेट करती थी एक साइक्लोन अ ईयर। बे ऑफ बंगाल प्रोड्यूस करता है 4 साइक्लोन्स एनुअली, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल जो है आपका, जो साइक्लोन्स वहां पे आते हैं, दे आर यूज्ड टू बी फाइस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब अरब सागर में हाल फिलहाल में इतने सारे साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं, अभी बे ऑफ बंगाल में हमने देख लिया, पर हमें ये पता है कि अरब सागर जो है वो कम वार्म रहता है, पर फिर भी इतने सारे साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं ये हम देखेंगे। देखो, करीब पास्ट आपके 150 से 200 साल पहले जो बे ऑफ बंगाल था, इट हैज गिवन बर्थ टू 4 टाइम्स मोर साइक्लोन्स देन अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोन्स आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं। बट यहाँ पर एक स्लाइट चेंज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ गया ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक पर्टिकुलर प्राणी है वो यहाँ पर आया,
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका अरब सागर है वो भी वार्म रहने लगा। तो एक स्टडी हुई थी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोलॉजी की, जिन्होंने यहाँ पे दिखाया कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है साइक्लोन्स की अरेबियन सी में, वो दिन ब दिन राइज करती जा रही है। और एक्सपर्ट्स ने ये भी माना कि ये जो रीजन है वो रीजन यही है कि ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ट्रेडिशनली जो अरेबियन सी है वो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती थी अगर बंगाल की खाड़ी के हिसाब से अगर कंपेयर करें, बट यहाँ पे क्या हो गया कि अरेबियन सी में जो वार्म कूल रीजन है वो यहाँ पर एडिशनल हीट सप्लाई करता है, जो कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है कि अरब सागर में आपके ज्यादातर साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है अरब सागर में, उसकी वजह से यहाँ पे हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। तो साइंटिस्ट ने बोला है कि जो क्लाइमेट है आपका वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे अरब सागर जो है वो वार्म होता जा रहा है, और वार्मर अरेबियन सी जो है वो इजीली प्रोड्यूस करता है साइक्लोन्स को। और 2019 में 5 साइक्लोन आए थे आपके अरब सागर में, 3 आए थे बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको ढंग से कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, याद से देख लो। स्टडी आईएएस ऑफिशियल आपका चैनल है, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो हम मिलेंगे कल की वीडियो में, सुबह मिलते हैं 8 बजे 8 AM। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। द हिंदू वाली क्लास में आ जाना। ऑलराइट, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।